हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्रॉस एडुकेयर प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम इंजीनियर दीपक नायक है। आई एम टीचिंग फिजिक्स सिंस लास्ट 6 ईयर एंड आई एम एक्स फैकल्टी ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन बेसिकली हम पढ़ते क्यों हैं, इसके पीछे की कई सारी वजह है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रॉन है अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, दैट इज सर्कुलर मोशन। अगर आप किसी सड़क पे चल रहे हो, अगर कहीं आपको टर्निंग पॉइंट मिल रहा है, दैट इज आल्सो कम्स इन सर्कुलर मोशन। एंड अगर एक बॉल को अपने ऊपर फेंका और अगर आपके फ्रेंड ग्राउंड में खड़ा है, उसको आपने बॉल पास किया, तो बॉल क्या करता है, बेसिकली एक 2 डायमेंशनल मोशन परफॉर्म करता है, जिसे पैराबोलिक मोशन बोलते हैं या प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। दैट इज आल्सो कम्स इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सो अब हम लोग देखते हैं इसमें सर्कुलर मोशन में क्या क्या पढ़ना है हमें। होता क्या है सर्कुलर मोशन? मोशन इन 2D, अगर आपने पढ़ा होगा मोशन इन 2D, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा, तो ये जो सर्कुलर मोशन होता है बेसिकली ये मोशन इन 2D है। 2D मोशन इसे हम लोग बोलते हैं। 2D मोशन जरूरी नहीं है कि हमेशा सर्कुलर पाथ ही आपको दिखे, वो किसी भी तरह का हो सकता है। ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर कैसा है। सपोज एक आपके पास एक्स एक्सिस हो और वाई एक्सिस हो, और एक ऑब्जर्वर आपका यहाँ पे अगर ऐसे खड़ा हुआ है ना, और एक कोई बच्चा इस तरह से ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे भाग रहा है, जैसे सपोज एक छोटा सा बच्चा हो, वो इस तरह से अगर भाग रहा हो, तो बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ये बच्चा जो है एक सर्कुलर पाथ को ही फॉलो कर रहा है। कैसे सर्कुलर पाथ? सपोज ये बच्चा यहाँ पे था, तो ये डिस्टेंस आपका मान लो यहाँ से L1 डिस्टेंस रहा हो, फिर ये बच्चा जब यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, यहाँ पे पहुंचा, तो बेसिकली ये अभी यहाँ पहुंच चुका है। तो आप देख रहे हैं इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये बच्चा धीरे धीरे एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है। जब ये बच्चा यहाँ पहुंच जाएगा, सपोज ये स्टूडेंट या ये बच्चा भागते भागते यहाँ पहुंच गया, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि यहाँ से ये θ2 एंगल कवर कर चुका होगा। फिर अगर आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ अगर ये पहुंच जा रहा है थोड़ी देर बाद, तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से फ्रॉम ऑब्जर्वर इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। इसके पास 2 तरह का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। यहाँ से अगर आप देख रहे हैं, तो ये यहाँ से अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिलेगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिलेगा। और अगर यहाँ से आप देख रहे हैं इस चीज को, तो आपको एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिल रहा है। तो यहां से आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिल रहा है। तो बेसिकली सर्कुलर मोशन है या लीनियर मोशन, ये डिपेंड करता है हमेशा ऑब्जर्वेशन पे कि आप कहां से ऑब्जर्वेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एग्जांपल है कि अगर आपने बोला कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है या लीनियर मोशन कर रहा है, तो सबसे पहले आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं मोशन को, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको माइंड में रखना होता है। यानी कि सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पैरामीटर्स या एंगुलर पैरामीटर्स ओनली कनेक्टेड विथ एंगुलर मूवमेंट, दिस इज ए नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज टोटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बेसिकली सर्कुलर मोशन या सर्कुलर या एंगुलर पैरामीटर्स बेसिकली आपके लीनियर वेरिएबल्स या लीनियर पैरामीटर्स के साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं। इसका सबसे अच्छा और प्यारा एग्जांपल आप देख रहे हैं, ये स्टूडेंट या ये बच्चा भाग रहा है, ये आपके नज़र में यहाँ से अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट या लीनियर मोशन कर रहा है। लेकिन अगर इस बच्चे को आप यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इसके पास। इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी आएगा, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। दैट मीन्स कि जो एंगुलर पैरामीटर्स हैं वो बेसिकली एसोसिएट हो सकते हैं फॉर सर्कुलर मोशन एज वेल एज फॉर लीनियर मोशन। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा एक इंट्रोडक्शन है सर्कुलर मोशन और सर्कुलर पैरामीटर्स या एंगुलर पैरामीटर्स किसके किसके साथ एसोसिएट हो सकते हैं। आइए दूसरी बात हम सीखते हैं। इस तरह का मोशन है, तो कुछ लोग कहेंगे ये तो भाई सर्कुलर नहीं है, लेकिन ये भी सर्कुलर पाथ को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक सर्कल का एक पार्ट है, और अगर आप आगे मूव कर रहे हैं तो ये जो एक आपको यहाँ से पार्ट दिखाई देगा, ये भी एक सर्कुलर मोशन का पार्ट है, और यहाँ भी एक सर्कुलर मोशन का पार्ट आपको दिखेगा। है तो ये कर्विलीनियर मोशन, इस तरह के मोशन को कर्विलीनियर मोशन बोलते हैं। लेकिन अगर छोटे छोटे सेगमेंट में हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे भी आपको एक
सर्कुलर मोशन का ही कॉन्सेप्ट दिखाई देगा। ठीक है, इसका भी अपना एक कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इसको मान लो R1, इसका भी अपना एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इसको मान लो R2, और इसका भी अपना एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इसको मान लो R3। दैट मीन्स कि ये जो आपको इस तरह का पाथ दिखाई दे रहा है, यहाँ भी सर्कुलर मोशन या सर्कुलर पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं। इस पे काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स भी बनते हैं जो कि पूछे जाते हैं सामान्यतः एग्जाम में, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ये आप लोग अगर पैराबोला पढ़े होंगे तो वहाँ पे ये कैलकुलेशन सिखाया जाता है, हाउ टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट थ्रू आउट द पैराबोलिक मोशन। ठीक है, तो ये भी एक सर्कुलर मोशन से एसोसिएटेड पाथ है। नेक्स्ट कोई ऑब्जेक्ट है, हमने बता दिया। अगर 2D मोशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, सपोज ये x है और ये y है। ठीक है, अगर कोई बच्चा इस तरह से मूव कर रहा है, यानी कि XY प्लेन में मूव कर रहा है, तो 2D मोशन में ये गिनती किया जाएगा। ये भी 2D मोशन का ही एग्जाम्पल है, 2D मोशन, और ये भी आपका 2 डायमेंशनल मोशन है। और यहाँ जो हमने बोला है ये भी आपका क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन का ही एग्जाम्पल है। तो आप देख सकते हैं 2 डायमेंशनल मोशन कई तरह से डिफाइन किया जा सकता है। और बेसिकली अगर एग्जैक्टली कोई पाथ है, कोई ऑब्जेक्ट है जो इस तरह से फॉलो हो रहा है, कोई पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है अबाउट ए कॉमन सेंटर, दैट इज आल्सो कम्स इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, समझ में आया? बोल सकते हो, समझ में आया ये चीज? इसको नोट भी करना होगा, नोट भी करते चलो फटाफट सब लोग। चलो नोट करो भाई। मिटाएं से, मिटा दें। अब हम लोग बात करते हैं सर्कुलर, या बेसिकली सर्कुलर बोलना हमारे पास सही नहीं रहेगा, एंगुलर पैरामीटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। एंगुलर पैरामीटर्स, एंगुलर पैरामीटर्स कौन कौन से हैं इसको जरा देखिए। सबसे खास बात क्या है कि अगर आप एंगुलर मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बात सबसे पहले आती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। किसकी आती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो पहला इसमें है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगर कोई पार्टिकल एक कॉमन पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा है और एक फिक्स डिस्टेंस की दूरी पर मूव कर रहा है तो उसके अबाउट जो डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा उसे बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। और मैंने एक चीज और भी आपको बताया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली कम्स विथ व्हाट टाइप ऑफ वेक्टर? इट इज बेसिकली एक्सियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? ये जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये के सारे कैसे वेक्टर होते हैं? एक्सियल वेक्टर होते हैं बेटा। कैसे वेक्टर? एक्सियल वेक्टर में आते हैं। एक्सियल वेक्टर बेसिकली क्या बताता है? हमेशा रोटेशनल इफेक्ट को डोनेट करने वाले जितने भी रिप्रेजेंट करते हैं रोटेशनल इफेक्ट को, ऐसे वेक्टर्स जो रोटेशनल इफेक्ट को डिनोट करते हैं उसे बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, जैसे एंगुलर वेलोसिटी हो गया, और एंगुलर मोमेंटम हो गया, या टॉर्क हो गया, है ना। तो ये सारे के सारे एक्सियल वेक्टर में आते हैं। और इनका जो डायरेक्शन होता है जनरली राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल के अंतर्गत निकाला जाता है। हाउ टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर? इट comes with the help of right hand thumb rule. Right hand thumb rule हमने बताया था क्या होता है ना। थंब को क्या करोगे? पहले फिंगर को फैलाओगे टुवर्ड्स द मूवमेंट, और उसके बाद में इसको क्या करोगे?
रोटेट करोगे विदाउट ट्विस्टिंग योर हैंड, ये हैंड ऐसे नहीं ट्विस्ट होगा, जब भी ट्विस्ट होगा ऐसे ट्विस्ट होगा, है ना। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हमने आपको बता दी है। जैसे भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो राइट हैंड थंब रूल का यूज कैसे करना बता देंगे हम आपको। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किया जाता है, फिजिक्स में हो या मैथमेटिक्स में हो। बेसिकली मैथमेटिक्स में तो ये टर्म नहीं आता है आपका, लेकिन फिजिक्स में बेसिकली जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? थीटा से। इट कम्स विथ थीटा, ठीक है, थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपको पता है थीटा होता क्या है। बेसिकली हमने बताया था कि जब आपको टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ाया जा रहा था तब हमने बताया था थीटा होता क्या है। बेसिकली थीटा बेसिकली क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। याद है आप लोग को बताया था मैंने, प्लेन एंगल और एक होता था सॉलिड एंगल, याद है? प्लेन एंगल, ठीक है। तो प्लेन एंगल बेसिकली इसका ये किस में आता है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में आता है ना। और एंगल जनरली दो तरह का होता है, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल 3D में होता है, प्लेन एंगल आपका 2D में होता है। किस में होता है बेटा? 2D में होता है, ठीक है ना। और इसका यूनिट क्या होता है? जनरली हमने पहले ही आपको बताया है, ये सारी चीजें वहां पे कवर की गई हुई। इसका यूनिट होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन, ठीक है। RAD से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग शॉर्टकट में, है ना। किसी ने बोला अच्छा चलो देखते हैं, ये हमारा एक सर्कुलर पाथ था, एक पार्टिकल हमारा था यहाँ पे एट t=0 पर हमारे पास एक मान लो पार्टिकल था। अब ये पार्टिकल अगर मूव करना शुरू किया, मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरह से, ठीक है। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि ये पार्टिकल मूव करके यहाँ पहुंच गया। इसने अपना टाइम जो खर्च किया है स्मॉल t खर्च किया मान लो, ठीक। अभी ये स्मॉल t में कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे पहुंच गया। ये मान लो पॉइंट P था और ये पॉइंट मान लो Q पहुंच गया। तो अगर ये पॉइंट P से चल के पॉइंट Q पर पहुंच गया तो बेसिकली इसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसको हम लोग बोलते हैं भाई ये थीटा एंगल इसने कवर किया। कितना कवर किया? थीटा एंगल कवर किया। अब ये थीटा फाइंड आउट कैसे करते थे हम लोग? मैथ में हमने सीखा है थीटा इज इक्वल टू, क्या होता है अगर इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है मान लो r है, तो बेसिकली थीटा बराबर होता है एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। थीटा यहाँ पे क्या होता है बेटा? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। बात समझ में आया? तो ये थीटा की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? थीटा की वैल्यू है। और आपको पता है इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट क्या है? रेडियन है, ठीक है ना। तो अगर इसका रेडियस r है और हमने मान लिया इसको थीटा, और ये आर्क लेंथ अगर हम कैलकुलेट करें तो आगे हम देखेंगे आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं, है ना। तो बेसिकली अगर मैं यहां से थीटा के बारे में बात करूं तो थीटा विल बी इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस r हो जाएगा। किसी ने बोला अच्छा आर्क की वैल्यू बता दो, तो आर्क लेंथ अगर आपको बताना है तो आर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा इंटू रेडियस। क्या हो जाएगा बेटा? थीटा इंटू रेडियस। क्लियर है? समझ में आया? नोट करो इसे फटाफट, नोट करो फिर इरेज करते हैं इसे। हो गया? चलिए, तो बेसिकली अब हम आते हैं सर्कुलर मोशन के टर्म में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बेसिकली हम लोग बोलते हैं थीटा, रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, ठीक है। अब ये थीटा का डायरेक्शन क्या है? हमने बोला था कि इसका डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल यूज करके निकालेंगे। हम क्या करेंगे? बेसिकली अपने थंब को अलोंग द एक्सिस रख देंगे। ये मान लो आपका सेंटर है, अगर ये एक्सिस होता है आपको तो थंब को एक्सिस के अलोंग रख देना है और अपने फिंगर को या ऐसे रेडियस वेक्टर की तरफ अपने फिंगर को ओपन कर दीजिए और जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में ऐसे आप इसको रोटेट करवा दीजिए। अगर आप इस डायरेक्शन में इसको रोटेट करवा रहे हैं तो जो बेसिकली थंब ये देगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थंब क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थंब को आप ऐसे क्लोज रखिए या जो भी रखिए, फिंगर को बेसिकली आप फैलाएंगे टुवर्ड्स द रेडियस वेक्टर एंड इसको फिंगर को क्लोज करेंगे किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में पार्टिकल आपका मूव करेगा। तो थंब क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद रहेगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बता रहा है आपका? राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना।
तो ये बेसिकली एक एग्जांपल हो गया हाउ टू फाइंड आउट रेडियल वेक्टर। रेडियल वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं आप लोग, सीधे सीधे सेंटर से टुवर्ड्स द रेडियस आप फिंगर को ओपन करेंगे। अब यहाँ एक चीज और आपको माइंड में रखना होगा, रेडियस यहाँ पे जनरली जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर तो बोलते हैं इसे रेडियल वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा, रेडियल वेक्टर। हाउ टू फाइंड आउट रेडियल वेक्टर आई विल टेल यू लेटर, ठीक है ना। तो ये नोट कर लिया सबने, आर्क वगैरह हो गया। अब हम थोड़ा सा इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब हम लोग आगे मूव करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की तरफ। चलो, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंगुलर पैरामीटर का एंगुलर वेलोसिटी। क्या है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो व्हाट टाइप ऑफ वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग जनरली ओमेगा से डिनोट करते हैं। वेक्टर के टर्म में अगर कोई बात करे तो यहाँ पे ऐसे लगा दो, मैग्नीट्यूड के टर्म में कोई बात करे ऐसे लिख दो, ये मैग्नीट्यूड हो गया। बात समझ में आ रहा है। वेक्टर के पास कौन कौन सा इंफॉर्मेशन होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी बताता है, ठीक है ना। किसी ने बोला अच्छा ये बताओ थीटा, हमने देखा थीटा भी तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी था, तो थीटा को भी जनरली हम लोग वेक्टर के टर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसके पास भी दोनों बातें हैं, इसके पास भी दोनों बात है। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होता है ये बताना है आपको, और फिर इस किस डायरेक्शन में है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में आपको देखने के लिए मिला ये भी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। किसी ने बोला ये बताइए अगर ये हमारा कांस्टेंट होता, थीटा हमारा कांस्टेंट होता 60 रेडियन, मतलब अब रेडियन के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा और कन्वर्जन यहाँ पे देखेंगे, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। थीटा बेसिकली किस में मेजर करते हैं हम लोग, रेडियन में मेजर करते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। बात करते हैं ओमेगा की, इसके पास भी मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। इसका ये बात माइंड में रखिएगा, इसका आगे हम बताएंगे क्या यूज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थीटा को, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इसका यूनिट हमने देखा रेडियन, है ना। क्या होता है बेटा, यूनिट रेडियन होता है। आपको पता होगा जनरली एंगल अगर 60 डिग्री है ना, ये मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे था P, ये रोटेट करते करते गया यहाँ पहुंच गया, मान लो ये रोटेट करते करते आधा सर्कल कंप्लीट कर लिया अपना, तो ये बेसिकली एक डायामीटर कवर कर लिया। अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें, ये पहुंच गया Q पे। किसी ने बोला भाई ये एंगल कितना कवर किया, तो आप बोलोगे सर ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। क्या हो गया बेटा, 180 डिग्री हो गया। तो किसी ने बताया अच्छा डिस्प्लेसमेंट बताओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलोगे क्या कि भैया ये 180 डिग्री जो होता है वो पाई के इक्वल होता है। ये तो आपको पता ही होगा, पाई क्या है, रेडियन है, ये क्या है, डिग्री है, ठीक है ना। किसी ने बोला 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाई 180 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 1 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मच, रेडियन, है ना, ठीक है। दूसरी खास बात, अगर आपको एंगल दिया गया है तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, और रेडियन दिया गया है तो एंगल में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैंने बोला हमारे पास 60 डिग्री है, क्या है, 60 डिग्री है, इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो एग्जाम्पल नंबर 1 बात करें, ये 60 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बेटा, रेडियन में। तो आप क्या करोगे, हमें पता है कि 1 डिग्री, ये दिख रहा है क्या सबको, ये 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है पाई बाई 180। तो पाई बाई 180 रेडियन होता है, क्या होता है ये, पाई बाई 180 रेडियन। तो हम क्या करेंगे भाई, चलो 160 हमें पता है, पाई बाई 180 इंटू 60 कर दीजिए, है ना। ये इंटू क्या कर दीजिए, 60 कर दीजिए। तो बेसिकली इसको अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पाई बाई 3, ये हो जाएगा अभी रेडियन। क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 रेडियन हो गया। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस पे, एग्जांपल नंबर 2। अगर किसी ने बोला हमारे पास 120 डिग्री है, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बेटा,
तो बोलेंगे भाई साहब हमें क्या करना है, इसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है ना, पाई बाई 180 से अगर मल्टीप्लाई कर देना है, फिर 60 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। तो आंसर क्या आया भाई 2 पाई बाई 3, और ये आपका हो गया रेडियन। बात समझ में आया? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री या डिग्री टू रेडियन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो इस्तेमाल होगा बहुत जगह पे, तो ये आपको आना चाहिए, इसलिए हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलो नोट कर लो फटाफट। हो गया बेटा? चलो मिटाने से हमने बेसिक चीज देख लिया कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, एंगुलर वेलोसिटी को अच्छे से समझते हैं, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो बेसिकली हम पीछे देखे थे, सेकंड पॉइंट हमारा था एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी का, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी को हमने बताया कि हम ओमेगा से लिखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली होता क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स कि हमने बात करा ओमेगा का, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल्स टू, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ ये कैसे चेंज हो रहा है, कौन कौन, ना ना ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत? किसी ने बोला इसका यूनिट क्या होगा, तो देखिए ओमेगा का यूनिट क्या होगा भाई, डी थीटा। अगर मैं बात करूं भी सिर्फ एक सामान्यतः हम बात कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा का यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है बेटा। क्या होता है, रेडियन। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो ये रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा इसका यूनिट, रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा इसका यूनिट। किसी ने बोला अच्छा डायमेंशन बता दो इसका, तो डायमेंशन क्या होता है, कोई बताएगा? बताओ बताओ। हाँ देखो जनरली इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसका कोई वो नहीं होता, तो इसका जो यूनिट होगा ये पर सेकेंड होगा, 1 बाई मतलब यूनिट, सॉरी इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा ये t-1 होगा, ठीक है, t-1 होगा इसका डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं एक्सप्लेन करा गया है, ठीक है ना, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का कोई क्या कहते हैं फार्मूला नहीं है, डायमेंशनल फार्मूला नहीं है। तो इसलिए बेसिकली ये अगर डायमेंशनल के टर्म में हम देखते हैं तो ओमेगा का फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन होता है वही ओमेगा का डायमेंशन आता है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी का भी डायमेंशन क्या होता है, t-1 होता है ना। मिटाएं इसको, चलो रहने दो भी, आगे इसमें बात कर लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग बात करने वाले थे किसकी, ओमेगा की। तो सबसे खास बात क्या है कि भाई एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी बता रहा है किस तरह से हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो जनरली हम जानते हैं कि हर एक वैल्यू जो कि चेंज हो रही है वो दो तरह से चेंज होती है, उसके पास दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है, एक एवरेज वैल्यू और दूसरी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। हमने ये पीछे देखा था कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम या किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेरिएबल्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ, है ना, उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। एवरेज का मतलब हम एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम की बात करते हैं कि इतने देर में इतना हमारा चेंज हुआ, तो उसका जो रेशियो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एवरेज वैल्यू कहलाता है, ठीक है। तो इसी तरह से ओमेगा भी हमारा दो तरह का होगा, पहले एवरेज
एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, जिसे जनरली हम लोग ऐसे लिख देते हैं भाई, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है कि अगर हम बात करें T1 से T2 तक हमारा कोई पार्टिकल मूव करा और T1 पे इसने θ1 डिस्प्लेसमेंट दिया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और T2 पे θ2 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया था, तो बेसिकली यहाँ पे हम कहेंगे भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन कितना आया, कितने देर में, डेल्टा टी टाइम में। तो हम बोलेंगे भाई यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया, हमें देखने को मिला θ2 माइनस θ1 मिला, और डेल्टा टी यानी कि T2 माइनस T2 देखने के लिए मिला, सॉरी T1 माइनस T2 माइनस T1 देखने के लिए मिला, ठीक है। अब किसी ने बोला अच्छा एवरेज वैल्यू बता दो भाई, ओमेगा की एवरेज वैल्यू बता दो, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी देखने के लिए हमें मिला, ठीक है। अगर आप इसको वेक्टर के टर्म में बात करेंगे, अगर आप इस चीज को वेक्टर के टर्म में बात करें, भी हमने क्या किया, स्केलर के टर्म में बता दिया कि भाई ऐसे होगा, वेक्टर के टर्म में आपको इसको लिख देना है डेल्टा थीटा। अब डायरेक्शन वाली अगर बात हो तो डायरेक्शन भी लिख दीजिए, θ2 माइनस θ1, है ना। डेल्टा टी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो ओमेगा एवरेज वैल्यू अगर वेक्टर के टर्म में किसी ने पूछ लिया तो क्या लिखेंगे हम लोग, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यूनिट आपका सेम रहना है, यूनिट आपका क्या रहना है, रेडियन पर सेकेंड ही रहेगा यूनिट। बात समझ में आया, कोई कष्ट है इसमें, दिक्कत है कोई, समझ में आ रहा है, चलो नोट करो फटाफट। हो गया, मिटाएं से, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये हमारा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की। तो सेकेंड इसमें क्या है, कौन सा टाइप का, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा इंस्टेंटेनियस, ठीक है। अगर स्केलर है तो कोई बात नहीं है, ऐसे लिख दीजिए, अगर वेक्टर के टर्म में बात करना है तो इस तरह से लिख दीजिए, ठीक। अब हमें पता है कि ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे होती है, यानी कि जो हमने यहाँ पे डेल्टा टी के बारे में बात करा है, डेल्टा टी के बारे में बात करा है, वो बेसिकली डेल्टा टी क्या होगा यहाँ पे बेटा आपका, ये बहुत छोटा होना चाहिए, ये जो डेल्टा टी है बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, यानी कि अगर आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना है तो जो टाइम इंटरवल होना चाहिए ये नियरली इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए आपको ऑब्जर्वेशन करना है ना। जैसे सपोज आप बाइक से जा रहे थे, आपने स्पीडोमीटर में देखा हमारी स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि वहां पे जो टाइम आपने गैप किया देखने के लिए वो बहुत ही छोटा था आपका, तुरंत देखा आपने, ये माइक्रो सेकेंड में टाइम हो सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो एवरेज वैल्यू क्या है फार्मूला भाई, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ये एवरेज वैल्यू की बात हो रही है। अगर हमें इंस्टेंटेनियस चाहिए, ओमेगा इंस्टेंटेनियस चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस एवरेज को कैलकुलेट करें, डेल्टा टी टेंड करवा दे 0 की तरफ, है ना, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे लिमिट ले लें, क्या ले लें, लिमिट ले लें और बोलें कि भैया ये डेल्टा टी बहुत छोटा है ना, टेंड कर रहा है 0 की तरफ, तो ये हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, एंड दैट विल बी इक्वल टू d theta by dt, and this is our required answer,
है ना। ये हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है। इसका भी यूनिट क्या होना है, रेडियन पर सेकेंड ही होना है। इसका भी यूनिट क्या होना है, रेडियन पर सेकेंड ही होना है। बात समझ में आया? क्या यहां से कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है तो पूछ लो फटाफट, नहीं है नोट करो।